का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर से हमने जो लास्ट में जहाँ तक पढ़ा था वो था डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि हमने जो आगे चलना है उसकी बेस पर आप उसकी बेस पर आगे अपने माइंड सेट कर लें कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम आखिर हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं, यही स्टडी क्यों कर रहे हैं और इसमें क्या ऐसी बात है जो बाकियों से डिफरेंट करती है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बहुत से नंबर ऑफ ऑटोनोमस प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं। ऑटोनोमस खुद मुख्तार जितने भी मैनी ऑप्शंस हैं वो अगर वो कनेक्ट हों किसी कंप्यूटर नेटवर्क के साथ, बात सुनिएगा, इसमें 3 पॉइंट हैं। नंबर ऑफ ऑटोनोमस प्रोसेसिंग एलिमेंट्स जो कि किसी कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट हों और फिर वो दिए गए टास्क पर मिलकर काम करें। ये जो मिलकर काम करें ना और एक टास्क पर काम करें, इसको ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम है। इसमें 3 पॉइंट कौन से मिले? ऑटोनोमस प्रोसेसिंग एलिमेंट, दूसरा कंप्यूटर नेटवर्क, तीसरा असाइन टास्क। ये सारे आपस में कंबाइन है कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही टास्क बहुत से जो परफॉर्मिंग एलिमेंट्स के तौर पर जो काम कर रहे हैं वो कोऑपरेट करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम। मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि अगर एक सिंगल कंप्यूटर है, आपको एक क्वेश्चन अराइज किया था, अगर एक सिंगल कंप्यूटर है, अगर उसके सारे पार्ट डिफरेंट फंक्शनैलिटी पर काम कर रहे हो तो आया क्या वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम होंगे कि नहीं होंगे? मैंने इसका आंसर आपको दिया था नो। उसकी रीजन आपको ये बताई थी कि क्योंकि डेफिनेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम की, उसका जो इन्वायरमेंट है वो चेंज्ड है। अभी मैंने जो लास्ट टाइम बताया वो उसका इन्वायरमेंट इसके साथ मैच करें हैं जरा, कि एक टास्क या एक से ज्यादा टास्क भी हो सकते हैं और वो टास्क आपस में मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो मिलकर, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम कहते हैं। और यहाँ पर सिंगल कंप्यूटर में क्या बात हो रही है? तमाम पार्ट्स डिफरेंट फंक्शनैलिटी शो कर रहे हो, तो ये तो कंप्यूटिंग से डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम में तो नहीं ना आएगा। एक बात ये, या इस सवाल का जवाब जो आंसर नो है उसकी रीजन आपको मालूम पड़ गई। फॉर एग्जांपल, अगर कंप्यूटिंग सिस्टम में आपको कुछ टास्क असाइन कर दिया जाए और आप उस पर काम भी करके उसको सक्सेसफुली अचीव भी कर लेते हैं, तो दैट मीन्स उस एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जाहिर सी बात है आपने आपस में कोऑपरेट किया और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म यूज किया। जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो रही हैं तो ये डेफिनेटली आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम में फॉल करती है। दो एग्जांपल आपको दे दी। एक है अगर सिंगल कंप्यूटर, उसके अगर तमाम पार्ट्स डिफरेंट फंक्शनैलिटी शो कर रहे हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम पर फॉल नहीं करती। उसकी रीजन आपको बता दी। और अगर मैं बोलूं कि अगर कंप्यूटिंग सिस्टम में अगर आपको कहीं कोई असाइन टास्क दे दिया जाए और वो असाइन टास्क में मिलकर काम किया जाए और एक प्लेटफॉर्म पर काम किया जाए तो उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम वहां पर फॉल करती है और ये उसकी डेफिनेशन में आता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि वो कौन सी चीजें हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वॉल्व हो जाती है। वो कौन सी चीजें हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड की हम ये चीजें हम मस्ट सोचते हैं कि ये चीजों का काम होना चाहिए। वो पहली है आपकी प्रोसेसिंग लॉजिक। अब ये मैं जो बात 4 पॉइंट ये जो नीचे मेंशन है, इस 4 पॉइंट को आपने एक माइंड में एक टास्क असाइन कर लें और ये सोचें कि इसको डिस्ट्रीब्यूटेड के तौर पर मैंने काम करना है, तो उसके लिए मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। पहली बात, आपको उस असाइन टास्क के लिए लॉजिक की जरूरत पड़ेगी। उस लॉजिक की प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। प्रोसेस पॉइंट, काम करने की सलाहियत, उस लॉजिक की प्रोसेसिंग नंबर 1।
उसके बाद सेकंड पर जो उस टास्क के लिए फंक्शन रिक्वायर्ड है उन सब पर काम करना। जाहिर सी बात है ये ऐसी चीजें हैं जिसके बगैर अगर एक चीज भी स्किप हो गई तो आपका टास्क में कमी आ जाएगी। तो जब आपके टास्क में किसी किस्म की परेशानी आ गई तो आपको मिलकर वो असाइन टास्क में परेशानी आ गई तो असाइन टास्क में हो सकता है कि आप उस टास्क को कंप्लीट कर ही ना पाए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई टास्क मिल जाए और आप ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखें, आप उसको वो प्लेटफॉर्म से देखें जो मैं आपको एक डिस्ट्रीब्यूटेड माहौल के अंदर लेके आ रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, एक तो ये है कि आपकी लॉजिक की प्रोसेसिंग बहुत मैटर करती है उस टास्क में। दूसरा कि उसके जो उस टास्क के अगेंस्ट जो फंक्शंस आपने रिक्वायर्ड हैं उसको फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट में उस टास्क के लिए आपको जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि डाटा की फॉर्म में अगर मैंने एक स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक स्टूडेंट का डाटा एंटर करना है तो स्टूडेंट का मुझे नाम पता हो, स्टूडेंट के फादर का नाम पता हो, स्टूडेंट का सीएनएसई नंबर पता हो, स्टूडेंट का आईडी कार्ड नंबर, जो भी सीएनएसई आईडी कार्ड एक नंबर, और इसके अलावा उसका कॉन्टेक्ट, यहाँ तक कि उसका एड्रेस, उसके साथ उसकी ईमेल, ये अगर चीजें पता होंगी तो उसका एक मैं डाटा इकट्ठा करने के बाद उसका एक फंक्शन बनाऊंगा। उस फंक्शन पर मैं उस पर कोई लॉजिक लगाऊंगा, प्रोसेसिंग करूंगा, उस पर कोई काम करूंगा। देखिए मैंने डाटा से चीज लेकर उसके फंक्शन डिफाइन किए, उस फंक्शन डिफाइन से भी मैंने उसकी प्रोसेसिंग की, और प्रोसेसिंग के बाद सबसे लास्ट पर जो पॉइंट है उसका कंट्रोल, उन तमाम चीजों का कंट्रोल और मैनेज एट द केस ऑफ प्राइवेसी, एट द केस ऑफ यू असाइनिंग द टास्क, जो आप असाइन टास्क असाइन आपको दिया असाइन किया गया है और असाइन कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में आपको जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं आपके प्रोजेक्ट के लिए उनका आपने डाटा इकट्ठा करना, फिर उस पर फंक्शन परफॉर्म करना, फिर उसकी प्रोसेसिंग करना, फिर साथ साथ ये जो लास्ट पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वो साथ साथ लेना है। डाटा के तौर पर भी आपने कंट्रोल उसको रखना है, मैनेज करना है, फंक्शन के तौर पर भी कंट्रोल और मैनेज करना है, प्रोसेसिंग के भी मौके पर आपने उसको कंट्रोल और मैनेज करना है। तो ये जो 4 पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, जो जो फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं, वो उसके बारे में आपको नाउ होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आपके नेक्स्ट स्लाइड पर है क्लासिफिकेशन ऑफ। अब ये मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि लास्ट टाइम आपको ये बोला था कि DCS मींस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम जो भी आपका क्राइटेरिया उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी जो हमने क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डिग्री ऑफ कपलिंग। डिग्री ऑफ कपलिंग में हम ये चीज देखते हैं, जस्ट 1 सेकेंड, ये 1 मिनट, ये स्टेटस में ठीक हो गया, हमाद हो रहा है और अवैस हो रहा है। हम क्लासिफिकेशन ऑफ DCS में, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम में, हमने जो कपलिंग करनी है, डिग्री ऑफ कपलिंग करनी है, उसमें आपका जो क्राइटेरिया वो ये है कि आपने सबसे पहले ये चेक करना है डिग्री ऑफ कपलिंग में कि आपके पास जो क्राइटेरिया है कि आपके सिस्टम जो है आपस में कनेक्टेड हैं। ये कौन कर रहा है? आप लोगों को मैंने मना नहीं किया, ये रेस का है जिसने किया। और ये काम करने से पहले ये जरूर चले कि आपके सबके नाम और रोल नंबर के साथ आप मेंशन हो। तो मुझे डिस्टर्ब किया तो आपके सब्जेक्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए कोशिश भी ना करना कोई, कम से कम बाकियों का तो ख्याल रख लें।
क्लासिफिकेशन ऑफ डीसीएस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट है डिग्री ऑफ कपलिंग। कपलिंग में जो आपके पास पॉइंट है वो ये है कि हमने सबसे पहले ये साथ चेक करना है कि जो आपके सिस्टम्स हैं, जो जिस सिस्टम्स के जरिए आप कनेक्टेड हैं, उसमें ये चेक करना है कि वो आपस में क्लोजली कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। सिस्टम्स आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर, वन पॉइंट। और सेकंड में आपके पास ये आता है कि आप इसको मेजर कैसे करते हैं। जब आपके पास आप सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें आपस में कन्वर्सेशन के तौर पर मैसेजिंग फ्लो करते हैं। उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट आप कोई बातचीत करते हैं या प्रोजेक्ट के साथ साथ आपको कोई ना कोई सजेशन देनी पड़ जाती है, वो सारे मैसेजिंग ही होते हैं। उनकी आप एवरेज निकालते हो, एवरेज के तौर पर एवरेज कर लो या रेशियो निकालो, एक ही चीज है। उसको आप एवरेज उनकी जितनी भी है उनको उस फॉर्म में हो सकता है कि उसको मेजर करना पड़ जाए। उसकी जो लोकल प्रोसेसिंग के में जो इंटरचेंज आता है, तब्दीलियां आती हैं, या उनके आपस में जो रिलेशंस है, उनके जो मैसेज हैं, उनकी रेशियो आपस में मेजर करनी पड़ सकती है। अच्छा, लास्ट वन में क्लासिफिकेशन और डीसीएस में के जो डिग्री ऑफ कपलिंग में ये बात है कि आपके जो कंपोनेंट शेयर हो रहे होते हैं सारे। अब मैंने आपको आपके माइंड में सेट किया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम में तमाम कंपोनेंट्स एक प्लेटफॉर्म में एक टास्क को एक टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, मिलकर कोऑपरेट कर रहे होते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम कहते हैं। तो जब सारे कंपोनेंट आपस में डेफिनेटली आपस में सारे कंपोनेंट शेयर कर रहे होंगे, शेयरिंग कर रहे होंगे, तो जब शेयरिंग कर रहे होंगे तो वो हो सकता है डिग्री ऑफ कपलिंग में क्लासिफिकेशन में सबसे ये है कि वो हो सकता है कि उनकी जो नेटवर्क के ऊपर कनेक्टिविटी है वो वीक हो सकता है कि उनकी कनेक्टिविटी नेटवर्क के ऊपर स्ट्रॉन्ग हो। उन कंपोनेंट के आपस में शेयरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। पहला डिग्री ऑफ कपलिंग में मैंने ये बताया कि ये चेकआउट करना कि सिस्टम जो है आपस में क्लोजली कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। दूसरे पॉइंट में मैंने आपको ये बताया कि हमने जो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं सारे सिस्टम, उनकी आपस में मैसेजिंग, उनकी आपस में कन्वर्सेशन, उनकी आपस में टास्क के बारे में कुछ डिसीजन उनका हो सकता है कि उनकी मेजरमेंट करनी पड़ जाए। डिग्री ऑफ कपलिंग में ये भी पॉइंट है कि जो इसके साथ चलता है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट में मैंने ये बताया कि ओवर द नेटवर्क आपके जो कंपोनेंट की शेयरिंग है हो सकता है वो वीक हो, और ये भी हो सकता है कि वो स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट पर क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम कंटिन्यू है, उसमें सेकंड पॉइंट है इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर। अब इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर में ये क्लासिफिकेशन ऑफ डीसीएस का जितने भी पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर में आपने सबसे पहले ये हमने जो जितनी भी क्लासिफिकेशन हम बयान जो भी बात करूंगा क्लासिफिकेशन के बारे में, उनकी सब एक बात तो अपने ज़हन में बिठा लें कि हमने इनकी नेचर चेक करनी है, इन तमाम कंपोनेंट की नेचर चेक करनी है। अब मिसाल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर, तो मुझे क्या करना है, चेक इट आउट द नेचर ऑफ द कनेक्टिविटी, कि मैंने इसमें कनेक्टिविटी के हिसाब से कनेक्शन की स्ट्रक्चर की नेचर चेक करनी है। वो हो सकता है कुड बी अ पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्टली इंटरकनेक्टिविटी, हो सकता है कि पॉइंट टू पॉइंट हो, या ये भी हो सकता है कि उनमें एक ऐसा कॉमन चैनल आ जाए जिसकी बिना पर वो आपस में कनेक्ट हो। कनेक्टिविटी कैसे, कनेक्टिविटी का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ कि उसकी नेचर बता रहा हूँ कैसे है। हो सकता है कि वो पॉइंट टू पॉइंट हो, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, और ये भी हो सकता है कि उनका आपस में जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, वो किसी चैनल के थ्रू हो। इस बात की इंटरकनेक्शन की तो उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर आते हैं, थर्ड पॉइंट जो हमारा बनता है इंटरडिपेंडेंसी ऑफ कंपोनेंट। इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द कंपोनेंट आपके पास ये आ जाता है कि मतलब वो कंपोनेंट, हमने इसमें वो कंपोनेंट की नेचर चेक करनी है जो एक दूसरे सिस्टम पर कितना मुनसर करते हैं, इन्हिसार करते हैं।
इंटरडिपेंडेंसी में मैंने अभी आपको बताया कि हमने उन कंपोनेंट की नेचर चेक करनी है कि वो कंपोनेंट एक दूसरे पर कितना इन्हिसार करते हैं। मैंने आपको 2 पॉइंट आपको बताता हूं। दो पॉइंट में आपके पास, अगर मैं आपको इस तरह एक बात करूं कि आपके पास अगर किसी सिस्टम में उसको अगर कोई टास्क दिया जाए और वो सब सिस्टम इंडिपेंडेंटली उसमें काम करना शुरू भी कर दे, इंडिपेंडेंट के तौर पर उस पर काम करना शुरू कर दे, और यहां तक कि अपना टारगेट वो अचीव भी कर ले। मैंने बात क्या की, अगर किसी सिस्टम को टास्क दिया जाए, यह इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहा हूं, अगर किसी सिस्टम को टास्क दिया जाए और वो टास्क पर इंडिपेंडेंट काम करना भी शुरू कर दें और इसके साथ अपना टारगेट भी अचीव कर लें, जब वो टारगेट अचीव कर लेते हैं तो उनका उसका जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट है, वो किसी कॉमन सिस्टम तक पहुंचा दें, तो उसको वो इंडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट की डेफिनेशन में आता है। सेकंड पॉइंट मैं क्लियर करूं, एक तो इसमें मैंने ये बोला कि कोई टास्क दे दिया जाए, वो टास्क काम कंप्लीट करने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो एक कॉमन सिस्टम के पास पहुंचा दिया जाए। दूसरा कि कोई भी किस तरह के वो सिस्टम, कुछ सिस्टम आपस में फीडबैक के तौर पर भी काम करते हैं। वो किस तरह कि अगर मिसाल के तौर पर एक सिस्टम ने काम किया और अगले ने उसका इंतजार किया उसके काम करने कंप्लीट होने तक, जब एक सिस्टम ने काम कर लिया तो अगले सिस्टम को जब उसका जो काम आएगा तो ये पहला सिस्टम अपना टास्क को काम करने के बाद उसको असाइन कर देगा, फिर वो काम करेगा। इस तरह दो केस आपको बताए मैंने, इंटरडिपेंडेंसी कंपोनेंट के 2 पॉइंट बताए। एक तो ये कि टास्क दे दिया जाए, उस पर काम कर लीजिए, उसका रिजल्ट है वो हमने कॉमन सिस्टम के पास रख दें। दूसरा ये कि फीडबैक के तौर पर काम करना, एक ने काम किया दूसरे ने वेट किया, फिर जब दूसरे ने काम किया तीसरे ने वेट किया, इस तरह काम चलता है। इससे जाहिर सी बात है टाइम मैनेजमेंट की भी लैक आती है, कमी आती है, और इसके साथ साथ डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक सिस्टम का दूसरे पर डिपेंडेंस होना पड़ जाता है कि वो वेट कर रहा है, उस अपने पहले सिस्टम को चेक कर रहा है, देखी जा रहा है कि जब तक उसका टास्क कंप्लीट नहीं होगा, मेरे पास टास्क नहीं आ रहा, तब तक उसकी डिपेंडेंसी रहती है। बेसिकली जो मेन मैं बताना चाह रहा हूँ इंटरडिपेंडेंसी ऑफ कंपोनेंट में, वो बेसिकली बेस्ड हो रही होती है हमारे टास्क की नेचर की एबिलिटी पर, कि हमारा जो टास्क है उसके हम काम करने की एबिलिटी, नेचर कैसी है उसकी, और इसके अलावा हम उसको टैकल कैसे करेंगे। ये है इंडिपेंडेंसी ऑफ कंपोनेंट, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द कंपोनेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है सिंक्रोनाइजेशन। इसमें जो सिंक्रोनाइजेशन है उसकी नेचर कैसी है आपस में, ये चेकआउट करना होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन की नेचर चेक करनी होती है। वो कैसे चेक करते हैं, या तो दो दो केसेस में इसकी नेचर चेक की जा सकती है, या तो वो कह दें कि कभी कभार की बेस पर काम कर रहे हो, या वो कभी कभार उनके जो सिस्टम है कभी कभार को आप ऑन ऑफ भी कह सकते हैं कि बेस पर काम कर रहे हो, या वो किसी खास टाइम के बेस पर सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हो। 2 पॉइंट मैंने बताया सिंक्रोनाइजेशन में, या तो वो ऑन ऑफ की बेस पर सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हो, आपस में उनकी तरतीब जो है काम की वो सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हो, या वो टाइम की बेस पर सिंक्रोनाइजेशन उनकी हो रही हो। ये सिंक्रोनाइजेशन का क्लासिफिकेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट लास्ट जो बात करूंगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो एक दूसरे पर टोटली इंडिपेंडेंट है, नहीं है। उसकी रीजन क्या है, उसकी 2 रीजन है। मे बी कि वो आपस में बहुत टाइटली कपल्ड हों,
मे बी कि वो आपस में टाइटली कपल्ड हों, या मे बी कि वो सिंक्रोनाइजेशन पर काम कर रहे हो। अभी मैंने आपको क्या बताया, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे पर टोटली इंडिपेंडेंट नहीं होते। उसकी रीजन आपको बताई कि उसमें दो रीजन हो सकती है, या तो वो आपस में उनकी सिंक्रोनाइजेशन हो रही हो। दूसरे पॉइंट में मैंने आपको ये बताया कि हो सकता है कि वो आपस में टाइटली कपल्ड हों। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स थे जिसको मैंने डिस्कस किया। और इसमें अगर किसी किस्म की जो पॉइंट्स है जिसमें आपके पास पहला पॉइंट है, जैसे कि एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन में डिग्री ऑफ कपलिंग के बारे में आपको बताया मैंने। उसमें जो चीज़ें हमने चेक करनी है वो मेंशन आउट है कि हमने चेक करना है कि सिस्टम आप क्लोजली कनेक्टेड हैं कि नहीं है, उनके मैसेज की रेशियो मेजर करना। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं, आपस में शेयरिंग के कंपोनेंट्स हैं, वो आपस में वीक हैं, ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि वो वीक हों, और ये भी हो सकता है कि वो स्ट्रॉन्ग हों। एक बात। सेकंड पर मैंने आपको ये बताया कि उसकी जो क्लासिफिकेशन है वो है इंटरकनेक्शन, उनकी कनेक्टिविटी को चेक करना। मे बी उनकी कनेक्टिविटी पॉइंट टू पॉइंट हो, या मे बी कि वो कोई चैनल यूज कर रहे हो जिसकी वजह से, जिसकी बना पर वो आपस में कनेक्ट हो। थर्ड वन पर मैंने आपको बताया इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट। इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंपोनेंट में आपको ये बताया कि कुछ कंपोनेंट सिस्टम के एक दूसरे पर जिस तरह इंसार करते हैं, तो हो सकता है दो वेज बताए इसमें मैंने आपको, कि अगर एक सिस्टम को टास्क दे दिया जाए और वो अपने टास्क पर काम करके टारगेट अचीव भी कर ले, उस टारगेट का जो आउटकम है वो एक किसी कॉमन सिस्टम तक दे, कॉमन सिस्टम को पहुंचा दे या उसको दे दे। तो एक रीजन ये हो सकती है। दूसरी रीजन ये है कि वो कुछ सिस्टम जो है एक दूसरे के फीडबैक के तौर पर काम करें। अब वो फीडबैक के तौर पर जो काम करते हैं कि एक सिस्टम ने काम किया, दूसरे ने वेट किया, तो ये रीजन। थर्ड पॉइंट पर मैंने आपको बताया सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन में आपको उसकी नेचर बताई, दो तरह की हो सकती है। या तो वो कभी कभार की नेचर के तौर पर काम कर सकते हैं, या वो टाइम की बेस के तौर पर काम कर सकते हैं। काम करना मीन्स सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। जो पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ तो उसी पॉइंट के हदूद में रह के ही आपको बता रहा हूँ कि टाइम की बेस पर नंबर वन। सेकेंड है कि ऑन ऑफ की बेस पर, कभी कभार की बेस पर आप सिंक्रोनाइजेशन हो सकती है। दो रीजन थी। और लास्ट पर मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि टोटली इंडिपेंडेंट नहीं होते। उसकी रीजन आपको दो दो रीजन आपको बताई मैंने। हो सकता है कि वो आपस में टाइटली कपल्ड हो, और मे बी कि उनकी सिंक्रोनाइजेशन हो रही हो ऑन टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने जो स्टार्ट करेंगे वो ये आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम जो है हम उसको क्यों यूज करते हैं, वो आखिर उसकी रीजन क्या है। और कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम के कुछ अलर्ट पॉइंट भी हैं, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं।